Hi guys, hello everyone. Welcome back to our channel Technical Civil. डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशन की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ हों। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज में स्क्वायर फुटिंग को भी डिजाइन कर लिया, रेक्टेंगुलर फुटिंग को भी डिजाइन कर लिया, आइसोलेटेड की बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें समझ ली, सीख ली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन सब सेशंस को देखा होगा। जो लोग नए हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि उन सभी वीडियोस को, लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिएगा। सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप वहां से जाकर पिछले सभी लेक्चर्स को एक बार सुन लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। देखिए, अब हम जो है एक ऐसे फुटिंग की ओर डिजाइन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे जिसमें कॉलम सेंटर पे ना होके सेंटर से दूर या एज पे हो, एज ऑफ द फुटिंग पे हो या फिर कॉर्नर पे, इस तरह की डिजाइन हम करने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों ही फुटिंग की डिजाइन कर ली है, तो उससे पहले रेनफोर्समेंट के प्रोविजन को लेकर जो आईएस कोड की हमें कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं आईएस कोड की तरफ से, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डिजाइन करते हो तो आपको रेनफोर्समेंट का जो प्रोविजन होता है, जो रेगुलेशन होते हैं, आईएस कोड के जो निर्देश है हमारे लिए, वो जानने बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस लेक्चर में उसी पे चर्चा करेंगे और आखिर तक देखिएगा, बहुत जरूरी है ये लेक्चर। चलिए, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आईएस 456/2000, इसके अंदर एक चैप्टर है फुटिंग का, चैप्टर नंबर 34। और उस चैप्टर के अंदर आपको तकरीबन 34.3.1 जो क्लॉज नंबर है, उसके अंदर आपको जो है कुछ खास चीजें दी गई है रेनफोर्समेंट के प्रोविजन को लेकर। ये आपको पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। आईएस 456/2000, ठीक है। इसमें जो है चैप्टर नंबर में आपको चैप्टर से आप समझिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 34 है फुटिंग करके, फुटिंग्स नाम से एक चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है आपको क्लॉज नंबर दे रखा है 34.3.1, शायद यही लगभग है, या फिर 34.3.2 है, मे बी। मैं एक्यूरेट तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें आई उसको याद है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है। तो ये 34.3.1 या 2 समथिंग होगा इसके आसपास। और ये पेज नंबर 65 पर है, ये तय है, ठीक है, पेज नंबर 65। तो देखिए, आपको इस पेज नंबर पर, चलिए आपको मैं आईएस कोड का एक यहाँ पर इमेज भी दिखा देता हूँ आपको, साथ साथ में यहाँ पर एक आईएस कोड का जो पेज है उसका इमेज दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लॉज में आपको रेनफोर्समेंट के प्रोविजन को लेकर कुछ खास चीजें बताई है। अब क्या है, तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कि अगर आपके पास स्क्वायर फुटिंग है वन वे, तो उसमें आप इक्वली स्पेस, हम अब तक क्या करते थे, ये हमारी मान लीजिए स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है, लेट सपोज। तो हम क्या करते थे, इसमें इक्वली स्पेस पर रेनफोर्समेंट दे देते थे, ठीक है। हमारे पास अब तक अगर हमने देखा कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फुटिंग थी उसके अंदर हम क्या करते थे, दोनों डायरेक्शन में टू वे के अंदर जो रेनफोर्समेंट हुआ करता था, उन रेनफोर्समेंट के अंदर भी हम दोनों ही दिशाओं में जो है इक्वल स्पेस पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया करते थे, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन आईएस कोड का अब ये कहना है, इसमें पहले से कहना था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग लेक्चर्स को कंप्लीटली नहीं देखते, स्किप कर करके देख लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ये चीज आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, इसलिए अलग से इस पर मैंने वीडियो बनाने की सोची। तो अब क्या कहता है आईएस कोड कि जब आपके पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग हो, ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग हो और रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर जो वेरिएशन है, ये बी और ये एल का जो वेरिएशन है कुछ ज्यादा हो, मतलब क्या कि आपकी फुटिंग यू नो ये इस तरह से आपकी फुटिंग है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि 1 मीटर का और ये आपका 2.5 मीटर का है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए 2 मीटर का, आपका ये 3, 3.5, 4 मीटर का है, 3 मीटर का है। तो इस तरह से अगर लेंथ में और विड्थ में ज्यादा वेरिएशन हो, ज्यादा डिफरेंस हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक खास चीज आईएस कोड की तरफ से आपको अपनानी पड़ेगी। और वो क्या है, तो वो ये है कि अब तक हमने देखा कि हम रेनफोर्समेंट को बिल्कुल सेंटर टू, मतलब बिल्कुल इक्वल स्पेस पर दोनों तरफ से प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब ऐसे कंडीशन है कि आपकी डिफरेंस ज्यादा है दोनों डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन जो रेनफोर्समेंट होते हैं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन जो रेनफोर्समेंट होते हैं, उस रेनफोर्समेंट में आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। और क्या करने की आवश्यकता होती है, तो मान लीजिए कि ये आपका कहीं बीच में कॉलम है,
ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है। ठीक है, अब ये कॉलम है आपका, तो इसमें आईएस कोड कहता है कि ये जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ है, इसमें आपको बीच में एक सेंट्रल बैंड पहले मार्क करना होता है, सेंट्रल बैंड। और वो सेंट्रल बैंड कितना होगा, तो ये सेंट्रल बैंड जो होगा इसकी विड्थ, मतलब यहां पर जो है आपको इस तरह से एक सेंट्रल बैंड मार्क करना होता है। और ये सेंट्रल बैंड की जो लेंथ होगी यहां से, वो कितनी होगी, इक्वल टू दी विड्थ ऑफ द फुटिंग, मतलब बी जितनी। बात समझ में आ रही है? ये सेंट्रल बैंड आपको कितना रखना है यहाँ पे, कंसिडर करना है बी जितना सेंट्रल बैंड आपको यहाँ बीच में कंसिडर करना है। और सेंट्रल बैंड के अंदर जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, वो रेनफोर्समेंट जो बाकी छूटे हुए एरियाज है उनसे थोड़ा सा डेंस आपको चाहिए। मतलब आउटर एजेस जो है उनसे, उनकी कंपैरिजन में यहाँ पर डेंस रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है, ज्यादा रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। और क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पंचिंग शेयर होती है, पंचिंग शेयर का डर होता है। और ये क्योंकि इसका जब लेंथ बढ़ जाता है तो इसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया होता है, जो मोस्ट इफेक्टिव एरिया होता है, वो इस कॉलम के ज्यादा नजदीकी वाला जो एरिया है, या हम कह सकते हैं बी विड्थ जितना एरिया है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पंचिंग शेयर से। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की हमें निर्देश IS 56 के मुताबिक दिए गए हैं। तो अब ये जो निर्देश है हम इसका पालन करेंगे, कैसे करेंगे तो हम वो भी देख लेते हैं, वो भी आपको IS कोड में बताया गया है। तो देखिए, आपको IS कोड ने तो कह दिया कि जो सेंट्रल बैंड होता है, और सेंट्रल बैंड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इक्वल टू दी विड्थ ऑफ द फुटिंग। मतलब फुटिंग की विड्थ अगर बी है तो बी आपका ये सेंट्रल बैंड होगा। मान लीजिए मैं अगर आंकड़ों में बताऊं, तो अगर मान लीजिए कि 2 मीटर का है ये, तो 2 मीटर का सेंट्रल बैंड होगा आपका ये। सेंट्रल बैंड मतलब क्या, बिल्कुल कॉलम फुटिंग के आधे इधर सेंटर में, आधा इधर, मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो पूरा ये सेंट्रल बैंड कितना, 2 मीटर का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल बैंड को मार्क करना है, और यहाँ पर आपको ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं एज कंपेयर टू दिस। चलिए, और फिर इनका क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ सारी चीजें। थोड़ा सा लेक्चर डिटेल में आपको समझाऊंगा आज मैं ये सारी चीजें, तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनकर और समझकर मजा आएगा। तो देखिए, यहां पर अब कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, देखिए रेनफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो आपको पहले बता दूं कि हम दोनों ही, हम अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करें तो दोनों ही दिशाओं में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लेते हैं, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन एज वेल एंड पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन एज वेल। हम AST पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया था। चलिए, मान लीजिए कि AST, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर AST, इसको मैं कैपिटल S और T से दर्शा रहा हूं। आप जरा इसको, क्योंकि आगे थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, तो आप जरा इस पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको, ये कैपिटल AST से मैं इसको दर्शा रहा हूँ। इट इज नथिंग बट, ये क्या है, ये हमारा पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायमेंशन हम कह सकते हैं। ठीक है, पैरेलल टू शॉर्टर डायमेंशन, ये टोटल AST बेसिकली आपका। ठीक है, ये क्या आपका टोटल AST। ठीक है, अब ये टोटल AST है आपका, जिसमें हम अब तक करते ही आते थे कि भाई हमने इक्वल स्पेस पर उसको रख देते थे, लेकिन अब क्योंकि सेंट्रल बैंड है तो आपको सेंट्रल में आपको अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो IS कोड आपको कहता है कि द एरिया ऑफ स्टील इन सेंट्रल बैंड शुड बी प्रोवाइडेड एज पर दिस इक्वेशन। अब मैं इसको जो है स्मॉल AST से यहाँ पर ये S और T, ये S और T ही मैं स्मॉल रख रहा हूँ। ठीक है, ये S और T कैपिटल था, मतलब ये आपका पूरा जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ थी, इसमें पूरा जो आपको रेनफोर्समेंट था वो हमने एक्चुअल कैलकुलेट किया था, वो कैपिटल ST से मैंने लगाया, और स्मॉल ST मतलब सेंट्रल बैंड वाला है। ये मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कोई IS कोड में नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल AST विल बी इक्वल टू और शुड बी इक्वल टू और शैल बी इक्वल टू वॉट एवर इट इज। ओके, वो क्या होना चाहिए, टोटल AST, यानी जो आपका एक्चुअल AST पूरे शॉर्टर या पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन था, वो इनटू 2 डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। ये इसमें से जो AST, इसकी जो AST निकलेगी ना, ये AST आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। ये आपको इक्वेशन IS कोड में भी दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल AST इंटू ये जो आपका एक टर्म दिया है आखिर में 2 डिवाइड बाय बीटा प्लस 1, मैं आपको बताऊंगा बीटा क्या होता है, और ये इसका जो भी आखिर में इसका आंसर निकलेगा वो आपको यहाँ पर ये AST सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड करनी है।
तो आप आपका सवाल होगा कि फिर ये बाहर बचे हुए उनका क्या, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये टोटल एएसटी से कम हो जाएगा। ये एएसटी ऑब्वियसली टोटल एएसटी से कम आएगी, स्मॉल एएसटी टोटल एएसटी से हमेशा कम आएगी, ठीक है। तो जो एएसटी, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक आपको मैं वैल्यूज के तौर पर समझाता हूं। चलिए मान लीजिए हमारे पास टोटल एएसटी जो है, लेट सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दे देता हूं। टोटल एएसटी हमारे पास है 3167, ठीक है, लेट सपोज टोटल 3167 हमारे पास टोटल एएसटी है ये, ठीक है, हमारे पूरे पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन जो भी हमने निकाला था वो, ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्मॉल एएसटी है, तो यहां पर क्या होगा, इसको हम कर लेते हैं यहां पर 3167, ठीक है। और ये बीटा क्या होगा, तो बीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लॉन्गर डायरेक्शन ऑफ द फुटिंग टू द शॉर्टर डायमेंशन। याद रखिएगा, लॉन्गर डायमेंशन टू द शॉर्टर डायमेंशन ऑफ द फुटिंग। तो ये लॉन्ग साइड क्या है फुटिंग की हमारे पास, चलिए हम मान लेते हैं फुटिंग हमारे पास जो है वो 2.95 बाय 3.45, लेट सपोज ये हमारा जो है 3.450 है, और ये हमारे पास जो है ये चलिए ये 2.95, ठीक है। ये हमारे पास फुटिंग के डायमेंशन है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर करवा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो ये हमारे पास फुटिंग की लेंथ है और ये हमारे पास फुटिंग की विड्थ है। तो इन दोनों का रेशियो बेसिकली होता है बीटा, मतलब 3.450 डिवाइड बाय 2.950 विच विल बी इक्वल टू, इसका रेशियो अगर देखा जाए तो ये हो रहा है 1.169, ओके। और 2 डिवाइड, अच्छा तो ये हम कह सकते हैं इसको कि भाई 3167 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.169 प्लस 1। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, इसको अगर आप पूरा एएसटी कैलकुलेट करोगे, एएसटी ये स्मॉल एएसटी है, ठीक है, ये इसके लिए है केवल सेंट्रल बैंड के लिए। तो जो स्मॉल एएसटी आएगा वो आएगा आपके पास 2920, कितना आएगा 2920 mm²। ये देखिए, ये आपके पास क्या आया, इस सेंट्रल बैंड के लिए जो एएसटी है वो, और हमारे पास टोटल एएसटी कितना था, वो था 3167, और जो आ रहा है वो कितना 2920, 2920, ठीक है, 2920 आ रहा है। तो अब ये जो रेनफोर्समेंट है, इतना जो रेनफोर्समेंट है वो आपको यहां सेंट्रल बैंड में इक्वल स्पेसिंग पर देना है। स्पेसिंग निकालना तो आपको आता होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। आप यहां पर 12 mm 16 mm जो भी आपको बार कंसिडर करने हैं वो बार आप कंसिडर कर लीजिए। नंबर ऑफ बार भी आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप हमारी सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हो तो नंबर ऑफ बार अब आपके लिए बहुत सिंपल चीज हो गई, स्पेसिंग आपके लिए बहुत सिंपल चीज हो गई होगी, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज को रिपीट करवाया है, इसलिए आपको यह आना चाहिए। नहीं आता है तो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए और हमारे सीरीज को पहले से देखना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग पर जो भी डायमीटर के बार आप लिए हैं उसको यहाँ पर अरेंज कर देना है, और उसकी जो रेनफोर्समेंट का जो एरिया होगा, जो स्टील का एरिया होगा इस सेक्शन में पर्टिकुलर, वो आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड कर दिया। अब जो आउटर, ये जो आउटर एरिया जो है, ये बचा हुआ जो है, इसमें क्या करोगे भाई, तो इसमें ऐसा है कि आपके पास टोटल था 3167, माइनस कर दीजिए 2920, इसमें से बचा कितना, तो बचा हमारे पास 247, 247 mm², हमारे पास ये एरिया बचा है। अब इस एरिया को आप यहां पर दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बस सिंपल सी चीज है। क्या करोगे आप, इस एरिया को दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधा इधर दे दो आधा इधर दे दो, बड़ी आसान सी चीज थी। और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप जो रेनफोर्समेंट बार होगे वो एक आध थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करिए। मतलब मान लीजिए कि आपका 3 बार बचे हैं, तो 3 बार में से आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे कि 1.5 इधर और 1.5 इधर। तो क्या करोगे, 3 बार की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 इधर दे दोगे 2 इधर दे दो, 3 की जगह 4 प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आप मेंटेन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, कि क्या करना है आपको, जब आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग हो, दोनों के डायमेंशन, दोनों ही साइड के डायमेंशन में डिफरेंस ज्यादा हो, तब आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, फंडा अपनाना है, ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप प्रैक्टिकल कंसिडरेशन या प्रैक्टिकल डिजाइन वगैरह भी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ओके, तो बस यही था, इसके अलावा कुछ और खास चीजें नहीं है, लेकिन ये जो चीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से, आपको समझ में आनी चाहिए थी और आप तक ये पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये इससे अलग वीडियो में बताना मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंड पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का क्या मकसद है और क्या तरीका है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझे आप तो कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट्स की रिप्लाई करने की, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो चलिए फिर आज के इस
चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिसमें हम एक इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन करेंगे, और वो भी वो केस होगा जिसपे कॉलम सेंटर पे नहीं बल्कि सेंटर से दूर एज पर होगा, ठीक है, एज या कॉर्नर पर होगा। तो दोनों ही चीजें बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको एक एक करके दोनों ही बता दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना रहे आगे। ओके, जब हमने डिजाइन ऑफ आरसीसी फुटिंग का बेड़ा उठाया है तो उसको पूरा ही कंप्लीट करते हैं ताकि कोई चीज छूटे ना, ठीक है। आगे और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, सभी लेक्चर्स को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, थोड़ा सा वक्त निकाल के। मुझे पता है कि हमारे लेक्चर्स 45 मिनट से 1 घंटे तक होते हैं, आसपास होते हैं, 30 मिनट के होते हैं, 1 घंटे के होते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कीमती हो सकते हैं, बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए आप इन लेक्चर्स को कंप्लीटली देखा करो, बीच में स्किप करके ना देखिए। मेरे पास सारा डेटा रहता है आपका, ये जो भी हमारे वीडियो अपलोड होते हैं उनका सारा डेटा एनालिटिक्स सब यूट्यूब में रहता है कि भाई आपके जो व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, जो आपके सब्सक्राइबर्स है, वो आपके वीडियोस को किस तरह, किन किन जगह पर ज्यादा देख रहे हैं, किन किन जगह पर कम देख रहे हैं, कौन कौन स्किप कर रहा है नहीं, तो ये डेटा मेरे पास है, और उस डेटा के आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग काफी स्किप करके वीडियोस को देख रहे हो, तो आप कृपया करके वीडियोस को कंप्लीटली देखें विदाउट एनी स्किपिंग। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है यूट्यूब पर परेशान करती है, तो आप इस सभी वीडियोस को या लेक्चर्स को हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वहां पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से भी जाके देख लीजिए। ओके, चलिए तो समाप्त करते हैं आज यहाँ पर इस लेक्चर को, दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल। थैंक यू।